अब देखो एक चीज समझते हैं, ठीक है। सो ये जो इंडियन ओशन है ना हमारा, ये वाला इंडियन ओशन, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। अब इंपॉर्टेंट क्या है? एक शब्द है SLOC। इसका मतलब क्या है? सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि समुंदर से आने जाने का रास्ता, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी आदमी ने चाइना में कोई सामान बनाया, राइट। चाइना इज अ मेजर हब ऑफ प्रोडक्शन। चाइना में प्रोडक्शन होता है, ताइवान में प्रोडक्शन होता है, वियतनाम में प्रोडक्शन होता है, फिलीपींस में प्रोडक्शन होता है, जापान में भी प्रोडक्शन होता है। तो जितना ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब यही सामान सोचो किसी ने सऊदी अरेबिया में खरीदना है या किसी ने अफ्रीका में खरीदना है, तो ये सामान कहाँ से जाएगा? तो यूजली देखो क्या होता है, अब बाय एयर तो हम जहाज में कितना ही सामान भेज देंगे, उस पर खर्चा भी बहुत आएगा, ठीक है। सड़कें इतनी ज्यादा है नहीं, तो हम ना सी लेन्स को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैरी टाइम ट्रेड रूट्स, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो अगर किसी ने चाइना की तरफ से, ताइवान की तरफ से सामान खरीदना होगा, तो वो क्या करेगा? इस एरिया से वो यहां से समुंदर के रास्ते से आएगा, यहां से निकलेगा। यहाँ पे देखो, अभी ना तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा इसको ना एनलार्ज करते हैं मैप को, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर है सी ऑफ जापान, यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी, ठीक है बच्चे, यहाँ पर है फिलीपीन सी। और ये सारे जो सीज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहां से सामान निकलता है और यहां से घूमता हुआ ये सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर इज वेरी पॉपुलर एज अ पोर्ट सिटी। तो यहां से निकलता हुआ ये सामान इंडियन ओशन में आ जाता है। इंडियन ओशन से निकलकर ये सामान पहुंचता है फिर अरेबियन सी की तरफ, और यहाँ पर अरेबियन पेनिसुला में पहुंच जाता है। कोई भी यमन खरीद सकता है इसको, ओमान ले लेगा, सऊदी में पहुंच जाएगा, नहीं तो यहां से ये रेड सी में आ जाएगा। जब ये रेड सी में आएगा, अब ये अफ्रीका के देशों में जा सकता है, या ये नीचे से अफ्रीका के देशों में जा सकता है। फिर ये रेड सी पता कहां पर है? ये इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में। हम्म पढ़ाने दो यार, ऐसे मत करो। तो ये कहां पर है? सऊदी अरेबिया, और ये है सऊदी अरेबिया और ये है इजिप्ट सूडान, इसके बीच में है रेड सी। तो यहां से सामान निकला था और ये रेड सी में पहुंच गया। अब इजिप्ट के पास इस जगह पर बना हुआ है सुएज कनाल। सुएज कनाल क्या है? इसने ये ऊपर क्या है, यहां पर है मेडिटेरेनियन सी। तो सुएज कनाल ने मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ा हुआ है। तो सामान चाइना की साइड से निकला, यहां से मेडिटेरेनियन में पहुंचा, मेडिटेरेनियन के ऊपर ये सारा यूरोप है, तो सामान यूरोप पहुंच गया, और इधर से निकल के अटलांटिक में गया तो अमेरिका पहुंच गया। तो पूरी दुनिया समुंदर के रास्ते से ट्रेड करती है। हम सुनते हैं ना कि वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। तो मर्चेंट नेवी क्या होती है? ये पूरी दुनिया में व्यापार चला रही है, अलग अलग देशों में व्यापार चल रहा है और समुंदर के रास्ते से चल रहा है। अब एक छोटी सी चीज देखो, इसको ना पहले करंट अफेयर से जोड़ते हैं। अभी क्या हुआ, जब ये अरब इजराइल वॉर चली है, जो ये अभी चल रही है ना, गाजा वाली लड़ाई चल रही है, आप लोग थोड़ा सुन भी रहे होगे। तो तुमने सुना होगा कि यमन में, ये यमन है, ठीक है, ये देखो यहां पर यमन में हौथी राइबल्स हैं, हौथी राइबल्स। इन्होंने यहां पर रेड सी में जो शिप्स जा रही थी, अमेरिका की शिप जा रही थी, कोई भी शिप जा रही थी, तुमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा होगा कि उन पे अटैक कर दिए, ठीक है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? हौथीस को, इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। ईरान इनको सपोर्ट करता है और यहां से ये अटैक करते जा रहे हैं। तो दुनिया का व्यापार रोकने की ये एक कोशिश की जा रही है कि दुनिया का व्यापार रुक जाए, ताकि सब लोग मिलके फिर इसराइल के ऊपर जोर डाल दे कि इसराइल ने जो गाजा में किया उसको रोका जाए। तो यहां से वो ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें करंट अफेयर भी इससे रिलेट करना आ गया। अब क्या होता है, दुनिया के इतिहास में हम चले जाते हैं बहुत पीछे। जैसे कि हमने ना, समझ लो कि मॉडर्न इंडिया समझना हो ना, उस टाइम पे चलते हैं। तो तुम्हें याद है कि एक वास्को डिगामा था और एक वो था कोलंबस था। तो जो वास्को डिगामा इंडिया आया था वो पोर्चुगल से आया था ना, वो यहां से निकला पोर्चुगल से, और अफ्रीका के नीचे से होता हुआ, यहां से होता हुआ वो इंडिया पहुंचा, कलिकत में, ठीक है। वो यहां पे क्यों आया था? तो पता है, इससे इससे भी पीछे अगर हम जाएं समझने के लिए इतिहास को, तो इंडिया तो एंशियंट टाइम में
प्राचीन भारत के समय पर भी जो इंडिया था वो तो बहुत जबरदस्त व्यापार करता था, है ना। कैसे व्यापार करता था इंडिया उस समय पर? अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो पाकिस्तान तो तब था ही नहीं, ये तो इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग ना जो इराक वाला एरिया, ये इराक का एरिया, यहां पर ना क्या होता था, मैसोपोटामिया, तो हम मैसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे और हम इजिप्ट के साथ भी व्यापार करते थे। इजिप्ट में नाइल रिवर की सभ्यता थी, नील नदी की सभ्यता, तो हम इनके साथ व्यापार करते थे। यहां तक तो हमारा सामान पहुंच ही जाता था। अब इसके आगे मेडिटेरेनियन सी आ गया, तो वहां से यूरोप भी जाता ही होगा फॉर श्योर, है ना, चीजें तो आगे जाती होंगी। तो बहुत पुराने टाइम से इंडिया पूरी दुनिया से व्यापार करता था। फिर तुमने एक नाम सुना होगा कनिष्क राजा का, जो कि कनिष्क राजा जो थे वो कुषाण किंग थे। उनके टाइम पर चीन की तरफ से होती हुई एक सड़क निकलती थी, जो यहां से जाती हुई ये टर्की जो है, यहां से यूरोप तक पहुंचती थी। इस सड़क को हम बोलते थे ओल्ड सिल्क रूट। चीन में सिल्क पैदा होता था, यहां से वो सिल्क निकलता था, आगे जाता था, और रास्ते में से जिस जिस देश में जो सामान बढ़िया मिलता था वो लेके ये यूरोप चले जाते थे। तो एक समुद्री रास्ता था और एक सड़क का रास्ता था जिससे व्यापार होता था। अब जब ये व्यापार चलता था ना, तो भारत क्योंकि बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था, तो भारत को बहुत पैसा मिलता था, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया प्राचीन समय में। अब अगर हम बात करें इस रूस की, रशिया की, राइट, इफ वी टॉक अबाउट रशिया, तो क्या होगा, मैप खो जाएगा, है ना, ये तो ये बहुत तंग करते हैं मैप। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम रूस की बात करें, तो देखो रूस के नीचे सारे दूसरे देश लगते हैं, राइट। इसको समुंदर तो थोड़ा यहां मिल रहा है, थोड़ा इस तरफ मिल रहा है, और तो कहीं इसको समुंदर मिलता नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि काफी हद तक रशिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके आसपास लैंड है। और इस तरफ का जो समुंदर है भाई, वो तो सारा टाइम बर्फ से ढका हुआ आइसबर्ग्स ही आइसबर्ग्स है, यहां से तो क्या ही ट्रेड करेंगे। रूस में राज करने वाले जो राजा होते थे उनको बोलते थे जार, जार ऑफ रशिया। दो तरह से स्पेलिंग लिखती हैं किताबें, CZAR या TSAR, जार। तो जार ऑफ रशिया हमेशा क्या चाहते थे कि किसी तरह हम यहां पर आ जाएं, इस तरफ यहां पहुंच जाएं, या हम इस तरफ आ जाएं, ताकि हम मेडिटेरेनियन सी में आ जाएं। अगर हम मेडिटेरेनियन सी में आ गए तो हम रेड सी से होते हुए इंडियन ओशन में आ जाएंगे, तो दुनिया के व्यापार को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, तो हमारे पास अपने आप ही पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो लड़ाई कहां से शुरू हुई, अब वापिस चलते हैं। 1490 के जो साल था, 1500 वाला साल, यहां पर पुर्तगाली और स्पेन के लोग, पोर्चुगल एंड स्पेन, ये आपस में लड़ रहे थे कि दुनिया के व्यापार को कौन संभाल लेगा। पहले तो पुर्तगाली और स्पेनिश आपस में लड़ते गए, 1500 से लेकर 1600 के बीच में इन दो देशों के बीच में लड़ाई थी। फिर कुछ समय बीत गया, 100 साल बीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की जगह पर अब इंग्लैंड उठना शुरू हुआ। याद है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी भारत से व्यापार करने के लिए। इंग्लैंड के साथ साथ फिर फ्रांस उठा था, इन्होंने 1668 में कंपनी बना ली थी। तो अब पोर्चुगल और स्पेन तो खत्म होने शुरू हो गए, असली लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में शुरू हो गई। ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, राइट। अब ये लड़ पड़े कि दुनिया का व्यापार कौन संभालेगा, ये आपस में लड़ रहे थे। इतने में 1700 के आसपास आकर अब रूस का जार भी उठना शुरू हो गया कि व्यापार में मुझे भी आना है। धीरे 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 ये 100 सालों में रशिया का जो राजा था वो थोड़ा ताकतवर हुआ कि अब व्यापार को मैं संभाल लूंगा। तो इन दोनों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी 1800 में, ये दोस्त बनने शुरू हो गए। एक ना कहावत है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, वो बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या सत्य है, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट फोर्स, देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित। वो क्या चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, देश, मैं ताकतवर बन जाऊं, मैं शक्तिशाली बन जाऊं। हर देश यही चाहता है। तो कोई किसी का कभी परम मित्र नहीं होगा, कभी कोई किसी का कट्टर शत्रु नहीं होगा। मौके की बात है, किसी दिन इंडिया को लगेगा हम ईरान के दोस्त बन जाते हैं, किसी दिन हमें लगेगा हम इराक के दोस्त बन जाते हैं, कभी हमें लगेगा हम रशिया की हेल्प लेते हैं, कभी हमें लगेगा हम अमेरिका की हेल्प लेते हैं। तो किसी भी देश का कोई भी पक्का मित्र नहीं हो सकता। ये समय के साथ साथ बदलता ही रहेगा, ये नीति है कि ये बदलेगा।
ठीक है। तो ये दोनों पहले दुश्मन थे, अब ये दोस्त बन गए। दोस्त बन के इन्होंने सोच लिया भाई रशिया को तो आगे नहीं आने देंगे कुछ भी हो जाए। फिर इन्होंने रशिया के साथ लड़ाइयां लड़ी यहां पर, जिनको हम क्रीमियन युद्ध के नाम से जानते हैं, क्रीमियन वॉर। यहां पर रशिया को रोका गया, 1800 से लेकर 1900 के बीच में कई बार लड़े। इन्हीं लड़ाइयों के चलते चलते पहला विश्व युद्ध हो गया, वर्ल्ड वार 1। अब जब वर्ल्ड वार 1 हुई ना, तो उसका मेन इंपैक्ट जो था वो तो यूरोप पे आया था। जर्मनी और फ्रांस और इटली ये सब लड़ रहे थे। फिर वर्ल्ड वार 1 जो हुई वो 1914 से लेके 1918 तक हुई। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 भी हुई यहीं पर 1939 से लेकर 1945 तक। तो ये किस लिए लड़ाई चल रही थी? कि इस रास्ते को हम संभाल लेंगे, इस पूरे एरिया को हम संभाल लेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, दो विश्व युद्ध लड़ने के बाद यूरोप तो बड़ा कमजोर हो गया। यहाँ पे तो आर्थिक नुकसान भी हुआ और जनसंख्या भी कम हो गई, पॉपुलेशन भी कम हो गई, तो यूरोप में तो पावर ही नहीं बची। इतने में अमेरिका एक सुपर पावर बन के खड़ा हो गया। और इतने में दूसरी सुपर पावर रशिया बना, उस समय का यूएसएसआर। एक बना कैपिटलिस्ट, यानी कि यहां पे पूंजीवादी वर्ग खड़ा हुआ। एक बना कम्युनिस्ट, यहां पे समाजवाद, सोशलिज्म या साम्यवाद आ गया। ठीक है। अब ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने बोला कि इस बड़े यूएसएसआर को, इस यूएसएसआर ने क्या किया, इसने कजाकिस्तान भी अपने कब्जे में ले लिया, किर्गिस्तान भी ले लिया, तजाकिस्तान भी ले लिया, तुर्कमेनिस्तान भी ले लिया, जॉर्जिया भी ले लिया। और इस तरफ आके ये ईस्टर्न यूरोप के कई सारे देशों को अपने कंट्रोल में कर गया। यानी कि भाई ये तो मेडिटेरेनियन के पास पहुंच गया। अब ब्रिटेन ने बोला कि हम तो इतने ताकतवर नहीं कि हम इसको रोकें। तो अब ये यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूएसए यूएसएसआर को रोके। तो 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो दुनिया में शुरू हो गई कोल्ड वॉर। अब जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुई तो ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शुरू हुई। अभी भी कारण क्या था? व्यापार। कि इस समुद्री रास्ते को कौन संभाल लेगा? तो अमेरिका ने, ये देखो यहां पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अमेरिका ने क्या किया, यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नाटो। कि हम एक कॉमन आर्मी बनाएंगे जो रूस से लड़ेगी और रूस को आगे नहीं आने देगी, रशिया को वहीं रोका जाएगा। अब ये लड़ाई जो थी जिसको हमने नाम दिया शीत युद्ध या कोल्ड वॉर, ये 1945 से लेकर 1990 तक चली। और अल्टीमेटली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो टूट गया। अब जैसे यूएसएसआर टूटा, फिर से रशिया छोटा हो गया, कजाकिस्तान नया देश, किर्गिस्तान नया देश, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब नए नए देश बन गए। तो यानी कि ऐसा लगा कि यूएसए तो बहुत ताकतवर है, सुपर पावर हो गया ये तो अब। यानी कि दुनिया जो है वो एक केंद्र में आके समा गई, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, सारी पावर इसके पास आ गई। 1991 में ऐसा लगना शुरू हो गया। फिर खाड़ी युद्ध हुआ था ईरान इराक वाला। ठीक है, यूएसए ने वहां पे जाके हस्तक्षेप किया। अब ऐसा लग रहा है कि यूएसए सबसे ताकतवर है। लेकिन 10 सालों बाद यूएसए के ऊपर 9/11 हो गया, तालिबान ने यहां अटैक कर दिया। अब इन्होंने इराक पे लड़ाई लड़नी है, इन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाइयां लड़नी है अमेरिका ने आके। बट इतने में क्या हुआ, रशिया तो वीक हुआ पर चाइना स्ट्रांग हो गया। अब जब चाइना स्ट्रांग हुआ तो चाइना ने बोला भाई फिर विश्व व्यापार को मैं संभाल लूंगा, अब तुम थोड़ा संभाल लोगे। तो अब अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब जब अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि चाइना बोलता भाई ये जो ईस्ट चाइना सी है ये मेरा है, जो साउथ चाइना सी है ये मेरा है, इस एरिया में और कोई नहीं आएगा। ठीक है। फिर वो इंडिया से पंगे लेने शुरू करता है। अब यहां पे आती है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की बात। तो वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल क्या है वो समझते हैं। ये देखो ये बैठा है चीन। अब चीन ने कुछ जो अस्कई चीन वाला एरिया है कश्मीर का, वो हमसे छीना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही कश्मीर का ऊपर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं। तो चीन आप तो यहां बैठा हुआ था। अब चीन ने यहां से एक सड़क बनाई
जो उसने पाकिस्तान से जोड़ दी। इसको हम बोलते हैं कराकोरम हाईवे। कराकोरम हाईवे, ठीक है। ये चीन ने स्पेशली एक सड़क बना दी है ताकि चीन की फौजें यहां से सीधी पाकिस्तान आ जाएं। फिर पाकिस्तान में यहां पर इन्होंने ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट बना दिया और अपनी चाइना की नेवी यहां बिठा दी। फिर इन्होंने श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट बना दिया और अपनी नेवी यहां बिठा दी। फिर इन्होंने बांग्लादेश में ग्वादर पोर्ट बना दिया, बांग्लादेश में, और अपनी नेवी यहां बिठा दी। अब ये बैठा चीन, ये बैठी चीन की नेवी और ये चीन की फौज, इन्होंने भारत को चारों तरफ से घेर दिया। इसको बोलते हैं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो अब चाइना ने भारत को रोकना शुरू कर दिया, पूरा रास्ता काबिज कर लिया। अभी आजकल आप क्या न्यूज पढ़ रहे हो कि मालदीव्स के साथ भी भारत के संबंध खराब हो गए हैं, और श्रीलंका की तरह अब यहां पर भी उन्होंने क्या किया है, चाइना को इनवाइट कर लिया है, इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लक्षद्वीप चले जाओ, तो अब ये नाराज हो गए हैं, और इन्होंने पहले से ही नाराज बैठे हुए थे, और इनको चाइना पीछे से पैसा दे रहा था, और चाइना इनको अग्रेसिव कर रहा था कि आप इंडिया के ना यहाँ पर नेवी की एक्सरसाइजेज होती थी, मिलिट्री के बेसिस थे। आज की अखबार में भी आया हुआ है कि मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने, मुनीर साहब ने बोल दिया कि 31 मार्च तक इंडिया अपने सारे फौज यहां से वापस बुला ले। दैट मीन्स अब चीन यहां पर भी अपने बेस बनाएगा। तो हर तरफ से इंडिया को घेरने का काम चल रहा है। अब इंडिया क्या करे, फंस जाएगा ऐसे तो इंडिया। तो इंडिया ने इसका एक सोल्यूशन क्या निकाला, हमने बोला ठीक है भाई, तुम बड़े हो, ताकतवर हो, तो हम तुम्हें बताते हैं फिर हमारा क्या प्लान है। तो इंडिया ने बहुत सिंपल एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, हमने बोला ठीक है यार, हम तो विश्वास रखते हैं कि जो समुंदर का रास्ता है ना, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैसे होगा, क्या तरीका होगा इसका? इसका आसान तरीका क्या है, एक दुनिया की ताकत है अमेरिका, एक दुनिया में पावरफुल देश है ऑस्ट्रेलिया, एक हम बैठे हैं यहां पर, एक नई शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है जापान। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, हम चार लोगों ने बना दिया अपना ग्रुप जिसको बोला गया क्वाड। अब अमेरिका की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी और जापान की नेवी और इंडिया की नेवी, ये इस एरिया में घूम रही है, और हम इस चाइना को काउंटर कर रहे हैं। साथ के साथ चाइना ने एक और बड़ी स्मार्ट नीति अपनाई। वो नीति क्या अपनाई, चाइना ने बोला हम ना एक सड़क बनाना चाहते हैं जिसको नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या है, ये कहते हैं चाइना वाले कि हम यहां से पाकिस्तान से होते हुए, ईरान से जाते हुए टर्की से यूरोप तक की सड़क बनाएंगे, वही ओल्ड सिल्क रूट। चाइना बोलता है समुद्र को भी मैं संभालूंगा, सड़कें भी मैं बनाऊंगा, और सारा कुछ पैदा करके चाइना में सस्ता सामान पूरी दुनिया में बेचूंगा। अमेरिका कह रहा है तो हम चुप थोड़ा बैठेंगे, हम तुम्हें काउंटर करेंगे। तो अमेरिका चाइना को कैसे काउंटर करेगा? चाइना की एक बड़ी प्यारी नीति थी, चाइना बोलता था ये मेनलैंड चाइना और ताइवान, इसको वो बोलते थे वन चाइना, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी। और अमेरिका शुरू से कहता होता था जो ताइवान है ना, वो चाइना का ही हिस्सा है, हम उसको अलग देश मानते ही नहीं। पर अब जब चाइना इस ट्रेड में इतना आगे बढ़ रहा है और इतना ताकतवर बन रहा है, तो अमेरिका ने बोला भाई ताइवान अलग देश है, हम नहीं मानते कि ये चाइना का पार्ट है। और आपको एक बात बताऊं, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो अमेरिका ने, याद है, जापान के ऊपर एटॉमिक वेपन्स गिराए थे। तो तब से जापान को बोला गया था तू दोबारा अपनी फौज नहीं बनाएगा। जापान के पास कोई फौज नहीं थी। 2-3 साल पहले अमेरिका ने बोला जापान को दोबारा फौज बनाओ। अब जापान की ताकतवर फौज बनाई जा रही है, ताइवान को और ताकतवर किया जा रहा है, इंडिया को ताकतवर करने के लिए अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम चीन को हरा सकें। इस टाइम पे भारत को अमेरिका अच्छा इसलिए भी लग रहा है, या हमारे संबंध इसलिए भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि हमें चाइना को कंट्रोल करना है।